हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शुभि पाठक और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रम का सोर्सेस एंड अप्रोचेस। इसका जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हम ये बात करेंगे कि जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया हम पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से सोर्सेस थे जिसके कारण ये इतनी बड़ी हिस्ट्री जो है इंडिया की बन पाई, मॉडर्न हिस्ट्री है ना, जो है इंडिया की। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान तो आप सभी को पता ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 1608 में आई थी और सबसे पहले इन्होंने अपना जो ट्रेड है जो इस्टेब्लिश किया था, है ना, वो सूरत में किया था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो अपनी फैक्ट्री है, हम बोल सकते हैं, वो उन्होंने सूरत में की थी। और एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा कि अगर हम 1600 से बात करते हैं 1857 तक, तो इन्होंने सिर्फ अगर इनके रिकॉर्ड्स आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वो सब उन्होंने ट्रेडिंग का ही ब्यौरा दिया है कि हम ये ट्रेड करते थे, हम ये ट्रेड करते थे, ऐसा था, है ना। ट्रेडिंग से ही रिलेटेड आपको मिलेगा। जब ब्रिटिश क्राउन ने जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने हाथ में लिया, तब धीरे धीरे जो है वो एक प्रोसेस आप देखेंगे कि कैसे पॉलिसी मेकिंग होती थी, और हिस्टोरियंस को बड़ा मदद किया इससे कि वो समझ पाएँ कि कैसी साइकोलॉजी थी उस समय के जो पॉलिसी मेकर्स थे। फिर उसके बाद जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जैसे हम बात करते हैं डच की, फ्रेंच की, पोर्टुगीज़ की और डेनिश की बात करते हैं, तो इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था 17th-18th सेंचुरी में। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं 18th-19th सेंचुरी की, तो देखिए बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो कि लोगों ने लिखी हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने लिखी हैं, है ना। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया हम बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने ये 1944 में ही इन्होंने लिख दी थी, पर पब्लिश ये 1946 में हुई थी। अहमदनगर जेल में इन्होंने लिखी थी और इन्होंने पूरा भारत के बारे में बताया है, एंशिएंट से लेकर जो है जो भी फिर बाद में जो भी प्रवेश रहे, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। फिर क्रिएटिव लिटरेचर्स हैं, ओरल एविडेंस हैं, पेंटिंग है, तो इन सब से भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये भी सोर्सेस थे मॉडर्न हिस्ट्री के। अब आर्काइव्स मटेरियल्स भी जो हैं वो 4 कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट के हैं, फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट और सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है, आपने 3 प्रेसिडेंसीज़ के बारे में पढ़ा होगा, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो वो तो इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं। और जो सबऑर्डिनेट की बात करते हैं, जो अदर यूरोपियन पावर्स थी उनके बारे में बात की जा रही है। और फोर्थ जो है, यहाँ पर जुडिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में बात की गई है। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स के बारे में। तो आपको जो मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आर्काइव्स मिलेंगे, वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। वहाँ पर आपको मोस्टली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी आपको आर्काइव्स हैं, वो सारी चीज़ें, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ मिल जाएंगे, और वो बहुत ही रिलायबल और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, बट ये जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है ना, यहाँ की जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटे हुए हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं। ऐसा क्यों है? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने हर एक जो है वो एक डिपार्टमेंट बना रखा था। जैसे एजुकेशन का अलग डिपार्टमेंट होगा, पब्लिक का अलग डिपार्टमेंट होगा, जुडिशरी का अलग डिपार्टमेंट होगा। इसी कारण जो है ये जो इसका भी जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, इसका भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ये भी चीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जेम्स रेनल का नाम आप जानिए, बहुत ज़रूरी है। ये फर्स्ट सर्वेयर जर्नल ऑफ वेस्ट बंगाल थे। ये 1767 में ये बने थे, और इन्होंने क्या किया था कि भारत की जो अननोन रीजन है उसको सबसे पहले पहचाना और वहाँ पर बॉर्डर्स वगैरह बनाए। अब इससे क्या हुआ कि इससे भारत का सिर्फ जियोग्राफिकल रीजन ही नहीं पता चला, बल्कि ये भी पता चला
कि जो वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, है ना, वहाँ के लोग कैसे जिया करते थे, वो सारी चीज़ें भी इससे पता चली थी। अब हमें जैसे नेशनलिस्टिक मूवमेंट है तो वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो जो होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड है जो कि 1907 में उसका नाम बदलकर होम पॉलिटिकल रिकॉर्ड रख दिया गया था, वहाँ आपको मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बहुत हुए हैं और उसकी एनालिटिक स्टडी के लिए आपको रिफॉर्म ऑफिस वहाँ पर आपको मिल जाएगा 1920 से लेकर 1937 तक। अगर हम पब्लिक जुडिशरी और लिटरेचर की बात करते हैं तो जो भी सोशो रिलीजियस चीज़ें हुई हैं, गतिविधियाँ हुई हैं उस समय, है ना, कैसे वहाँ पर रिलीजन को किस तरीके से लोग फॉलो करते थे, ये सारी चीज़ें तो आपको जो है उनके पब्लिक जुडिशरी और लिटरेचर को ही पढ़ के पता चलेगा। लिटरेचर बोले तो सॉरी लेजिस्लेशन, ओके, गलती हो गई मुझसे, लिटरेचर में बोल रही थी, सॉरी इसके लिए। और तो ये चीज़ें थी। और अब हम बात करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, तो स्टेट गवर्नमेंट में याद रखिएगा जो सबसे पहला आता है वो जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे, ठीक है, पहला तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। दूसरा जो है यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि 1947 के बाद जो इंडियन यूनियन है ना, भारत में शामिल हो गए थे, उन प्रिंसली स्टेट की बात कर रहे हैं। और जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन था, फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखिएगा हम जो अदर यूरोपियन पावर थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो भारत में आई तो उन्होंने जिस हिस्से में वो काम कर रही थी वहाँ पर उन्होंने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया। अब इसमें कुछ रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला तो यहाँ पर जो खालसा दरबार के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये किंगडम ऑफ लाहौर, ठीक है, ये 1800 से लेकर 1849 इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्सेस हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है पेशवा दफ्तर, जहाँ पर जो मराठा थे तो मराठा के फॉल होने के पहले जितनी भी उनकी हिस्ट्री थी आपको वहाँ से पेशवा दफ्तर जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम जब बात करते हैं जो प्रिंसली स्टेट से, प्रिंसली स्टेट हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। और जो डोगरा रूल हुआ था, डोगरा रूल आप सभी को पता होगा कि 1846 जो है ये जम्मू कश्मीर में, तो ये सारे रिकॉर्ड जो हैं ये डोगरा रूल से रिलेटेड ये आपको जम्मू में मिल जाएगा, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट आर्चिव्स में आप समझ रहे हैं ना कि ये स्टेट गवर्नमेंट ही ये सारे रिकॉर्ड्स दे रख रही है उन अपनी हिस्ट्री का जो है, जो उस स्टेट से रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है। अब हमने इंटरमीडिएट्स की भी बात की थी तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो आर्काइव्स हैं 3 प्रेसिडेंसीज़ की, 3 प्रेसिडेंसीज़ में हम सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी, याद रखिएगा कि जब हम बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करते हैं तो इसे फोर्ट विलियम के नाम से भी जाना जाता है। तो जब बैटल ऑफ प्लासी के पहले के जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब जो हैं वो नहीं है, ठीक है, पर बैटल ऑफ प्लासी के बाद जितने भी रिकॉर्ड हैं वो कंप्लीट सीरीज़ में हैं, ठीक है, और वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया और स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल में हैं, अवेलेबल हैं। और दूसरी प्रेसिडेंसी है मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी को फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। और 1670 से लेकर जो है यहाँ पर जो गवर्नर हैं और जो काउंसिल के जितने भी मेंबर्स थे, अब देखिए काउंसिल के मेंबर्स भी घटते बढ़ते रहते थे क्योंकि आपने एक्ट पढ़ा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना, ये एक्ट्स थे जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो प्रेसिडेंसीज थी इनके मेंबर को कभी घटाया जाता था, कभी बढ़ाया जाता था, या इसमें कुछ स्पेशल चेंजेस कर दिए जाते थे। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक पॉलिटिकल पावर जो साउथ और डेक्कन के एरिया में इस्टेब्लिश कर पाई। और जो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल था, है ना, जिसको हम एंग्लो कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं, है ना, जो कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो जीते थे और रिज़ल्ट ये हुआ था कि फ्रेंच को जो है वो सोच रहे थे कि वो भारत में पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करेंगे अपनी, तो वो नहीं कर पाए।
फिर जब हम बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो महाराष्ट्र सेक्रेटरीट रिकॉर्ड ऑफिस है बॉम्बे में, तो वहाँ से आपको सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। आप वेस्टर्न इंडिया की हिस्ट्री जो है इनसे आपको मिल जाएगी। जैसे जो महाराष्ट्र का एरिया है, सिंध, गुजरात, ये और जो कन्नड़ स्पीकिंग एरियाज हैं, जिसमें 1956 में ही मैसूर को भी ऐड कर लिया गया था। अब हमने यहाँ पर सब ऑर्डिनेट की भी बात की थी, है ना। तो सब ऑर्डिनेट में हमने ये बात कही थी कि जो अदर यूरोपियन पावर्स हैं, तो अदर यूरोपियन पावर्स में सबसे पहला आता है पोर्टुगीज़। अब ये आप याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि ये कब आए थे, पोर्टुगीज़ कब आए थे, डच कब आए थे, डेनिश कब आए थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आए थे, ठीक है, और इन्होंने अपना सबसे पहले जो अपनी फैक्ट्री है वो कहाँ लगाई थी। ये सब आप सर्च करके रखिएगा, ठीक है। और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन ही जाएंगे, आपसे पूछ लिए ही जाएंगे। तो जो पोर्टुगीज़ के जितने भी रिकॉर्ड है वो गोवा में प्रिजर्व किए गए हैं, और ये पीरियड जो है 1700 से लेकर 1900 के जो वैल्यूबल रिकॉर्ड हैं पोर्टुगीज़ पोजीशन इन इंडिया, वो सब जो हैं आपको गोवा के जो स्टेट आर्काइव्स हैं, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स, वहाँ मिल जाएंगे। फिर जो डच रिकॉर्ड है, डच रिकॉर्ड आपको कोचीन और जो मालाबार के हैं वो मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में मिल जाएंगे। और जो चिंशुराई के इलाका ये भी था इनका, जो स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल में आपको मिल। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया था पौंडीचेरी, जो आज पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, और जो चंद्रनौगौर का एरिया है, वो फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने ही पेरिस वो ले गए थे। जब उनके जो सेटलमेंट्स थे वो भारत में ख़त्म होने के कगार में थे, उसके पहले ही वो सब ले गए थे। फिर जो डेनिश पोजीशंस हैं, ठीक है, जो थे वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था कोपेनहेगन। कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क में है। फिर जो डेनिश थे उन्होंने जो अपना जो ज़्यादा जो एरिया था ट्रिनक्यूबर का और सिरमपोर का, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1845 में ही जो है वो बेच दिया था। और जो उसके जो रिमेनिंग रिकॉर्ड थे ट्रिनक्यूबर के ही 1777 से लेकर 1845 तक, वो सब आपको मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिकॉर्ड्स ऑफिस की। जब हम जुडिशियल रिकॉर्ड्स ऑफिस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस की बात कर रहे हैं। मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो अर्लीस्ट अवेलेबल जुडिशियल आर्काइव्स हैं वो आपको वहीं से मिलेंगे, ठीक है। मेयर कोर्ट एट फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसकी शुरुआत कब से होती है? 1689 AD, ठीक है। तो उससे जितने भी मतलब उसकी जो शुरुआत हुई थी 1689 में, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फोर्ट विलियम के बारे में। तो ये भी सारे रिकॉर्ड जो हैं वो मेयर कोर्ट से आपको मिल जाएंगे। हमने पहले ही बताया था कि प्लासी के बाद से ही रिकॉर्ड आपको मिलेंगे, और ये सारे रिकॉर्ड आपको सुप्रीम कोर्ट, जो कि बंगाल में आपने पढ़ा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें इलाज इम्पे जो हैं पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, ठीक है। और जो कोलकाता हाई कोर्ट है, ठीक है, वहाँ पर रिकॉर्ड रखे गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे की बात करते हैं, बॉम्बे आर्काइव्स के बारे में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1728 AD से लेकर जो महाराष्ट्र सेक्रेटरीट रिकॉर्ड ऑफिस है वहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। और उसके साथ ही साथ जो बॉम्बे रिकॉर्डर कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी कस्टडी में भी ये चीज़ें रखी गई, मतलब देख रेख वो भी करते हैं, ठीक है। और कभी भी ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारी चीज़ें मंगा ली जाती हैं। अब देखिए इन रिकॉर्ड्स का क्या इम्पोर्टेंट है, या ये रिकॉर्ड क्यों ज़रूरी है। देखिए इकोनॉमिक कंडीशन जो है भारत की जो है इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई है उस समय, और इसलिए ये सभी रिकॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो होगा यूनिट 1 का ही पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हम और भी चीज़ों